तो केस स्टडी नंबर 15 आती है हमारी बिंदर स्टील एंड पावर लिमिटेड। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है हमारे से, फॉर इनिशिएशन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट BSPL IPPL कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू NCLT ज्वाइंटली। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो IPPL है, IPPL ने एक कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा है। और आपको पता है IBC चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा किसी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है कंपनी को, तो वो उसका ऑपरेशनल क्रेडिटर बन जाता है। और अगर आप फाइनेंस प्रोवाइड करते हो तो आप उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाते हो। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर कंपनी वो उसके पैसे नहीं दे रही कंपनी, तो वो क्या कहता है, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिल के जॉइंटली एप्लीकेशन डालना चाहता है CIRP की। ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिल के कभी भी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, अलग अलग लगा सकते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर किसी दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलकर लगा सकते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर दूसरे ऑपरेशनल क्रेडिटर के साथ मिलकर लगा सकता है एप्लीकेशन, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं इकट्ठे लगा सकते। तो इन्हें पूछे क्या जॉइंटली लगा सकते हो, जॉइंटली नहीं लगा सकते आप एप्लीकेशन। तो अपना आंसर हो जाएगा D, IPPL कैन फाइल एप्लीकेशन सोलली ओनली एंड नॉट जॉइंटली, जॉइंटली प्रोवाइड नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं। देखो कमेटी ऑफ क्रेडिटर के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो UCL है, सिर्फ UCL ने उसको फाइनेंस प्रोवाइड करा था कंपनी ने। तो हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ UCL है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा UCL। IPPL और BSPL तो वैसे ही नहीं हो सकते, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है। और अपनी गिवन स्टडी में UCL ने कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करा था, लोन प्रोवाइड करा था, तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एज्यूम दैट देर आर ए नो लीगल प्रोसीडिंग गोइंग ऑन बिटवीन IPPL एंड BSPL एंड NCLT। कहता है आप ये एज्यूम कर लो इनके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल रही, IPPL, BSPL और NCLT। एडमिट द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय IPPL फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट BSPL, बट इमीडिएटली देयर आफ्टर IPPL BSPL ने आपसे ही कोई सेटलमेंट कर ली और सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट कर ली। देखो आपने ना एप्लीकेशन डाल दी थी CIRP की, और बाद में आपकी आपसी कोई सेटलमेंट होगी, तो आप ना अब क्या करोगे, आपको विड्रॉवल करनी पड़ेगी। अब विड्रॉवल करने के लिए ना कम से कम आपको 90% की कंसेंट की जरूरत होती है, क्योंकि ना वो एडमिट हो गई थी। NCLT एडमिटेड द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द IPPL। अब NCLT ने क्या कर ली, वो एडमिट कर ली, तो कम से कम 90% आपको अप्रूवल चाहिए, फिर ही आप विड्रॉ कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो मे भी अलाउड है विड्रॉ, तो तू कर सकता है NCLT से, लेकिन 90% कमेटी ऑफ क्रेडिटर अगर अप्रूव कर दें तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Whether the all-in cost of debenture is within the prescribed threshold under FEMA 1999। इन्होंने डिवेंचर के बारे में बताया हुआ अपने क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कंपनी ने इशू करे हैं 6% डिवेंचर। तो अगर आप ये टॉपिक पे जाते हो, कमर्शियल बोरिंग वाले टॉपिक में जाते हो, तो वहाँ पे आपको बोला हुआ है 7.5% आपको अलाउड होती है, 7.5% आपको अलाउड होती है, तो 6% ही करा अपने, तो कोई दिक्कत है। डायरेक्ट क्वेश्चन था चौथा क्वेश्चन भी, अभी तक अपने डायरेक्ट क्वेश्चन चलते आ रहे हैं। यस बिकॉज ऑल इन कोर्स 6%, वेर एज द प्रिस्क्राइब लिमिट 7.5% होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि 7.5% की लिमिट होती है कोई। तो आपका आंसर पहले ही मैच हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपने को ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रेजिंग ऑफ ECB थ्रू ए फॉरेन ब्रांच ऑफ SBI बैंक इज नॉट वैलिड बिकॉज फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक कैन नॉट सब्सक्राइब टू द फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। ये गलत है। रेजिंग ऑफ ECB थ्रू ए फॉरेन ब्रांच ऑफ SBI बैंक, अपनी इंडिया की फॉरेन ब्रांच रेजिंग ऑफ ECB नहीं कर सकती, नॉट वैलिड बिकॉज फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक सब्सक्राइब ही नहीं कर सकती डिवेंचर। अपनी इंडिया बैंक की जो फॉरेन ब्रांच होती है वो सब्सक्राइब ही नहीं कर सकती डिवेंचर, फंड्स ऑफ विच आर टू बी इशूड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। ये बात तेरी सही है बिल्कुल। BSPL अप्रोप्रिएटली हैज द फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एज पर द प्रोविजन ऑफ FEMA। ये अलाउड नहीं है। द पेरेंट कंपनी BSPL कैन नॉट सब्सक्राइब टू द डिवेंचर बिकॉज इट इज़ होल्डिंग मोर देन 50% इक्विटी। ऐसी कोई बात नहीं होती। तो सिर्फ तीसरी पॉइंट है जो अपना तीसरा दूसरा सिर्फ दूसरा पॉइंट था वही करेक्ट है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा C। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वेदर द एप्लीकेशन टू NCLT फॉर CIRP अगेंस्ट BPSL फाइल्ड बाय UCL इज वैलिड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आर पेंडिंग एज वेल एज लोन वाज taken from the former company UFL, not UCL. Assume no application to NCLT by IPPL has been filed। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था केस स्टडी में, BSPL अपनी कंपनी है, BSPL कंपनी को ना UFL नाम की कंपनी ने लोन प्रोवाइड किया था। अब लोन प्रोवाइड करा UFL ने,
यूएफएल बाद में मर्ज होगी यूसीएल कंपनी में। अब यूसीएल कंपनी की क्या बन गई? फाइनेंशियल क्रेडिटर। वो ये पूछ रहा था, अब क्या हुआ, जो सीआईआर पे लगाया ना, वो लगाया यूसीएल ने अगेंस्ट बीएसपीएल के, डायरेक्ट यूएफएल ने नहीं लगाया। यूएफएल ने लोन प्रोवाइड करा था कंपनी को। अब यूएफएल मर्ज होगी यूसीएल में और यूसीएल ने सीआईआर पे लगा दिया बीएसपीएल कंपनी के अगेंस्ट। तो वो ये पूछ रहा है कि ये वैलिड है, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूसीएल अब फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गया, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में आ गया। अब इन्होंने एक चीज़ और पूछी थी कि कंपनी के अगेंस्ट ना आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही हैं। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही हैं तो क्या आप फिर भी सीआईआरपी के लिए अप्लाई कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सीआईआरपी वैसे ही ओवर रूल है, ओवरराइड करता है। अब जब सीआईआरपी आप लगा दोगे तो कंपनी के पास जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही थी कंपनी के अगेंस्ट, उनको एक बार स्टे कर दिया जाएगा। जब भी मॉनिटोरिंग पीरियड लगता है कंपनी में, सीआईआरपी का प्रोसेस चलता है, तो कंपनी के अगेंस्ट जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही होती हैं उनको एक बार स्टे कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। पहले आईबीसी का काम किया जाता है, फिर जब आईबीसी का काम खत्म हो जाएगा फिर आर्बिट्रेशन वापस से शुरू कर दी जाएंगी। तो बस अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए, सारा का सारा वही लिख देंगे। देखा, पहले गिवन स्टडी के बारे में लिख दिया, फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन लिख दी, आर्बिट्रेशन प्रोसेस के बारे में लिख दिया कि वो स्टे ऑफ कर दिया जाता है। देखो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर स्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मॉनिटोरिंग पीरियड। मॉनिटोरिंग पीरियड कब से स्टार्ट होगा? जब आपने सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन डाल दी। और सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बी ऑर्डर डिक्लेयर मॉनिटोरियम। Institution of suits, continuation of pending suits proceeding against the corporate debtor, including execution, any judgment, decree, order, and any law, tribunal, arbitration panel, any other authority. IBC provides that provision of court shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other law for time being in force. Further, in the interim, UFL got merged into Uniform Capital Limited, which is another group entity of Uniform Industry Group. मर्ज्ड होगी, अब यूसीएल फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गया, अप्लाई कर सकता है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आर ऑन गोइंग, यूसीएल बीइंग द फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है, whether the application filed by IPBL to NCLT for initiation of corporate insolvency resolution process against BSPL is eligible to admit or liable to reject। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या होगा था, आईपीबीएल ने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया था कंपनी को, और कंपनी को ना क्वालिटी इशू था, और कंपनी को उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी से दिक्कत थी, तो उसने उसकी पेमेंट रोक ली कंपनी ने, आईपीबीआई की। अब पेमेंट रोक ली तो उनके अगेंस्ट डिस्प्यूट चल रहा है। अब सीआईआरपी का जो कंसेप्ट है, प्रोविजन है, वो ये कहता है कि अगर आपके अगेंस्ट डिस्प्यूट पहले से चल रहा है, तो आप सीआईआरपी की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। आप अपना डिस्प्यूट ख़त्म कर लो, हमारे को ये बता दो कि आपने इतने उस पैसे उससे लेने हैं, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, फिर आप सीआईआरपी लगा सकते हो। अब इनमें डिस्प्यूट चल रहा था, तो आईपीबीआई ऑपरेशनल क्रेडिटर था, उसने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगा दी, एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, एप्लीकेशन इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी इज लायबल टू बी रिजेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट चल रहे हैं ना, अब लगा ही नहीं सकते, उससे पहले अपने को क्या लिखना है, ऑपरेशनल डेप्ट के बारे में लिख देना, ऑपरेशनल क्रेडिटर के बारे में, गिवन स्टडी, फिर आंसर। डिस्प्यूट्स के बारे में बता देना, क्योंकि डिस्प्यूट्स अपना कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, डिस्प्यूट की वजह से ही हम इसका आंसर दे पा रहे हैं। तो डिस्प्यूट्स के बारे में लिख देना, डिस्प्यूट्स इंक्लूड्स ए स्यूट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, किसकी वजह से, रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्ट या फिर क्वालिटी ऑफ गुड सर्विस या ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन वारंटी, ऐसी कोई भी बात आ रही, आपने उसके चक्कर में उसकी पेमेंट रोक ली तो डिस्प्यूट आ गया तो आप सीआईआरपी नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 8, whether the BSPL is allowed raising external commercial borrowing through an automatic route। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इसका आपको पूरे टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। ECB बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ये आपको अलाउड होती है 750 मिलियन, 750 मिलियन आप इसको बोरो कर सकते हो। फर्दर अगर आप इक्विटी में बोरो कर रहे हो, इफ रेज्ड फ्रॉम इक्विटी होल्डर्स, देन ECB इक्विटी रेशो आपका 7:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ये 2 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपने कितनी करी है, 7 लाख शेयर आपने सब्सक्राइब करे हैं एक कंपनी के, और 56% आपकी होल्डिंग है उस कंपनी के अंदर, ठीक है। टोटल अपने 80 मिलियंस हैं, 80 मिलियंस डिवेंचर आप बोरिंग करना चाहते हैं जो 80 मिलियंस हैं, 750 से कम है, पहली कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड होगी। अब अपने को दूसरी कंडीशन चेक करनी है 7:1 वाली। अब उसके लिए मुझे चेक करना है सबसे पहले मेरे पास इक्विटी कितनी है और ईसीबी कितनी है, फिर मैं उसका रेशो निकाल लूँगा। ईसीबी की बात करूँ अगर मैं ईसीबी की, तो 80 मिलियंस हैं मेरे पास टोटल, और मेरी होल्डिंग कितनी है, BSML सब्सक्राइब 60% ऑफ डिवेंचर इशूड बाय BSPL। अपन ने सब्सक्राइब कितने करे डिवेंचर, 60%। टोटल 80 मिलियंस थे, सब्सक्राइब करे मैंने उसका 60%, 48 मिलियंस आ गया। ईसीबी का अमाउंट आ गया मेरे पास 48 मिलियंस। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अब आप चलते हैं इक्विटी के ऊपर। इक्विटी के लिए मेरे को लेटेस्ट डाटा चाहिए बैलेंस शीट का 31 मार्च का। तो मेरे पास लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है डाटा, उसके अंदर मेरे को बोला हुआ है कि तेरी फेस वैल्यू 6 रुपये पर शेयर है। अब मैंने टोटल सब्सक्राइब कितने करे थे, 7 लाख शेयर, 7 लाख गुना 6, 4.2 मिलियंस आ जाएगा मेरा यहाँ पर, 42 लाख आ जाएगा ना, तो 4.2 मिलियंस मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। या फिर अपन मिलियन बाद में कर लें, 7 लाख गुना 6, 42 लाख अपना आंसर आ गया। दूसरा मेरे को चाहिए फ्री रिजर्व। रिजर्व में सरप्लस मेरे टोटल हैं 8 मिलियंस के, जिसमें से 5 मिलियन मेरे फ्री रिजर्व है। तो 5 मिलियन का 56% कर दो, 2.8 मिलियंस आ गया। 4.2 मिलियंस मेरा ऊपर आ रहा था, 2.8 मिलियंस यहाँ पे आ गया। तो टोटल मेरी इक्विटी कितनी होगी, 7 मिलियंस। ईसीबी मेरे पास आई थी 48 मिलियंस, इक्विटी आ गई 7 मिलियंस। ईसीबी को इक्विटी से डिवाइड कर दो, आपका रेशो आ जाएगा 6.88:1। 7:1 से कम है, तो मैं ऑटोमेटिक थ्रू से कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने जो जो बातें आपको बताई हैं सारी आपकी यहाँ पे आंसर में मिल जाएंगी आपको। अब साथ साथ लिख भी लेना, जी 750 मिलियन वाली बात आ गई, 7:1 वाली बात आ गई, उसके बाद ये वाली बातें आ गई जो मैं आपको बता रहा हूँ। 7 लाख गुना 6 अपन ने करा था 42 लाख रुपये, 4.2 मिलियन आ गया था अपना। उसके बाद फ्री रिजर्व थे हमारे पास 5 मिलियन का 56%, 2.8 मिलियन, टोटल अपना 7 मिलियन आ गया। इक्विटी अपने पास 7 मिलियन आ गई। ईसीबी अपनी 80 मिलियन की थी, जिसमें से 60% मैंने सब्सक्राइब करी थी, तो 48 मिलियन आ गई थी मेरी। तो 48 को 7 से डिवाइड करके मेरा रेशो आ गया 6.86, यानी कि विद इन द लिमिट ऑफ 7:1। अब मैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेड है ये पेपर के अंदर ये क्वेश्चन, तो अच्छे से करना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपनी केस स्टडी खत्म हो गई।